हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो रहेगी बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के पेपर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के लिए। आज मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर्स में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने पेपर इस बार खुद पढ़ाया है एसओएल के बच्चों को, और जो भी मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको आंसर अटैम्प्ट करना है। जो मेरे नोट्स हैं उनसे आपको आंसर समझ में भी आएगा कि कंसेप्ट क्या है, और अगर आप उसको एज इट एज भी लिखोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको समझकर फिर लिखना है अपने एग्जाम में। ये ग्लोबलाइजेशन का पेपर है, टाइटल ही है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। 8 में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो ग्लोबलाइजेशन का ही आएगा। तो आप ग्लोबलाइजेशन के आंसर को अच्छे से तैयार करो, उसी को आप हर एक क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भी भर सकते हो। तो ये ट्रिक जो है ये आप अपने एग्जाम में अप्लाई करने की कोशिश करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन सोवरेनिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट। वैश्वीकरण को परिभाषित करना है और आधुनिक राज्यों की संप्रभुता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैश्वीकरण होता क्या है। आप सभी ने सुना होगा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी समाजों के बीच में, सभी राष्ट्रों के बीच में, पूरे विश्व में जो है वो वस्तुओं का, सेवाओं का, विचारों का, टेक्नोलॉजी का, कल्चर का आदान प्रदान होता है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि ग्लोबलाइजेशन में इतना ज़्यादा जो है आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है थॉट्स का, कैपिटल का, वस्तुओं का, सेवाओं का, जिससे कि जो पूरा हमारा समाज है, राष्ट्र है, विश्व है, वो एक सिंगल विलेज बन गया है, एक छोटा सा गाँव बन गया है। तो जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती परस्पर निर्भरता का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वस्तुओं, सेवाओं, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, लोगों और सूचना के सीमा पार व्यापार के कारण होती है। वैश्वीकरण के माध्यम से विचार, सूचना, ज्ञान, वस्तुएं और सेवाएं एक देश से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं देशों की, उनके एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण बोल सकते हैं। एक वैश्वीकृत, ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है? मुक्त व्यापार, अधिकतम रिटर्न, पूंजी का मुक्त प्रवाह, घरेलू के लिए विदेशी संसाधनों तक पहुंच में आसानी। तो ये सब जो है खूबियां हैं वैश्वीकरण की। अब हम बात करते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी, संप्रभुता क्या होता है? आपको पता ही नहीं होगा सोवरेनिटी क्या है, तो आप पेपर में लिखोगे कैसे? तो सोवरेनिटी क्या होता है? जैसे इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ना तो हमने किसी पर कब्जा किया हुआ है, ना ही किसी ने हम पर कब्जा किया हुआ है। हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संप्रभु देश। तो हमको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है स्टेट की संप्रभुता को। क्या संप्रभुता के लिए खतरा है या संप्रभुता को बढ़ाता है, ये आपको अपने आंसर में लिखना है। जो वैश्वीकरण है वो राज्यों की संप्रभुता को प्रभावित करता है, क्योंकि राष्ट्र या राज्य की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को वैश्वीकरण के कारण बाहरी बलों द्वारा या स्थानीय स्तर पर आंतरिक बलों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। वैश्वीकरण के कारण ही राज्य की अपनी मूल संस्कृति और अवधारणा भी प्रभावित होती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ग्लोबलाइजेशन में सारे कल्चर का जो है वो एक्सचेंज होता है। जैसे कि आप देखते हो कि इंडिया की कोई पोशाक है या वेस्टर्न की कोई पोशाक है, दोनों का आपस में एक्सचेंज होता है। पहले हमारे यहाँ की साड़ी जो है वो वेस्टर्न साड़ी पहनी जाती है, आजकल कुर्ता पजामा का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, और यहाँ पर भी वेस्टर्नाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर भी जींस और जो भी आप वेस्टर्न ड्रेसेस या खाने का एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक मैकडीज, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, ये सब क्या है? ये वैश्वीकरण के ही एग्जाम्पल्स है। वैश्वीकरण की वजह से ही जो खाने का जो आदान प्रदान है, जो कल्चर का जो आदान प्रदान है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र में, यही वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तो इसी से जो देशों की संप्रभुता है उस पर प्रभाव पड़ा है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ही है। उसमें आपको क्या बताना है? डिस्कस द कल्चरल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक व आर्थिक आयामों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, या तो कल्चरल, इकोनॉमिक या फिर टेक्नोलॉजिकल या सोशल, वो आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है एग्जाम में।
तो अब कल्चरल का तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही, आप कपड़ों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। सीमा पार जो कपड़ों का कल्चर है ना, कपड़ा भी, खाना जो है वो भी आपका कल्चर ओरिएंटेड ही है, ठीक है। हमारे यहाँ का खाना वहाँ पर पसंद किया जा रहा है वेस्टर्न या दूसरे देशों में, या उनका जो यहाँ पर मैकडी है, जैसे मैंने आपको बताया, पिज्ज़ा है, अलग अलग ब्रांड्स है, आप उन सब का एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है यूनाइटेड नेशन से। एग्जामाइन द चेंजिंग रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र की बदलती भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनाइटेड नेशन कब आया, ठीक है, उसके जो मेन उसके अंदर एजेंसीज काम करती है, उसके फीचर्स क्या क्या है, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, वो 1945 में स्थापित एक वैश्विक संगठन है। 193 सदस्य अभी वर्तमान में इसमें है। संयुक्त राष्ट्र का मिशन और संचालन इसके संस्थापक चार्टर में शामिल उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स और विशेष एजेंसियों द्वारा इसको लागू किया गया है। इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और वैश्विक कानून को बनाए रखना जो है वो यूएन के मोटिव्स हैं। और संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं, एजेंसीज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो भी आपको अपने एग्जाम में लिखने ही हैं। तो कौन कौन से हैं इसके जो मेन ऑर्गन्स है, तो इसके 6 जो हैं, जो 6 प्रमुख अंग है, उसके माध्यम से ही यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो कार्य करता है। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, चौथा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो 6 इसके ऑर्गन्स है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यूएन काम करता है, ये उसके ऑर्गन्स है। तो ये जब 6 जो है ये आपको अपने एग्जाम में मेंशन करने ही है। यूएन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये लिखने ही है, ठीक है। और याद रखना है कि अभी करंटली 193 मेंबर्स जो हैं वो यूएन में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जामाइन ग्लोबल जस्टिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर्ड नेचर ऑफ पॉवर्टी। वैश्विक न्याय को परिभाषित करना है। वैश्विक न्याय से आप क्या समझते हो। जो ये ग्लोबल जस्टिस का कंसेप्ट है, वैश्विक न्याय की संकल्पना है, यह जॉन रोल्स की रचना 1999 में जो प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था द लॉ ऑफ पीपल्स, उससे ये निकली है। वहां से टर्म आया है ग्लोबल जस्टिस। जो भी न्याय का जब भी बात होती है तो जॉन रोल्स का नाम आता ही आता है, तो ये उन्हीं का कंसेप्ट है। उन्होंने अपनी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक बेहतर उदारतावादी समाज के संचालन के संदर्भ में भेदमूलक सिद्धांत के जरिए रेखांकित किया था कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कुछ इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति का सबसे ज्यादा फायदा हो। यहाँ रोल्स का इरादा न्याय संबंधी युक्ति को राष्ट्र की सीमाओं में लागू करने से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल टेररिज्म। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है और इसका मुकाबला करने में राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आतंकवाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दुनिया भर के लोगों को धमकाने या सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक हिंसा का उपयोग है, ठीक है। जहां पर भी वायलेंस होगा या सरकार को उनकी जो पॉलिसीज है उनको बदलने के लिए जो है प्रेशराइज किया जाएगा, लेकिन वायलेंस उसमें इंक्लूड है, हिंसा है, तो उसको हम आतंकवाद बोलते हैं। यह राजनीतिक या वैचारिक दर्शन किसी पर भी आधारित हो सकता है। तो जो हमारी अलग अलग एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन हमने पढ़ा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन सबको आप इसमें मेंशन कर सकते हो, कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही है, वो सब आपको अपने पेपर में मेंशन करना है। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो आप अपने आसपास देखते हो रियल लाइफ में वही सब आपको मेंशन करना है। जैसे रिसेंटली जो भी आतंकवाद की प्रक्रिया जो भी हुई है वो भी आप अपने पेपर में मेंशन कर सकते हो। पुराना 26/11 का मेंशन कर सकते हो। अभी जो रशिया में जो हमला हुआ था आप उसको मेंशन कर सकते हो, जो अभी किसी हॉल में जो है वो आतंकवादियों ने हमला कर दिया था आम लोगों के ऊपर। तो आप वो जो करंट जो
आपने अपने आसपास देखा है, आपको उन सबको अपने आंसर में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्लोबलाइजेशन से है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट आर द चैलेंजेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। वैश्वीकरण के दौर में पर्यावरण को लेकर क्या क्या चुनौतियां है। तो यहाँ पर आपको डीमेरिट्स लिखनी है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण को कैसे इफेक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। पॉजिटिव में भी लिख सकते हो कि मिलकर कैसे सारा जो देश दुनिया है, G20 में अलग अलग जो हमारे ग्रुप्स है उसमें भी पर्यावरण का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको लिखनी है, क्या चैलेंजेस हैं वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो विश्व बैंक है उसकी भूमिका और उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है। वर्ल्ड बैंक, उससे पहले हम उसको गेट बोलते थे, GAAT, तो आपको वो सब इंक्लूड करना है कि पहले वो क्या था और अब बाद में उसका 1995 में वो आया था, तो उसको फिर हम वर्ल्ड बैंक, सारा जो आपका ट्रेड से रिलेटेड जो भी काम होता है सभी राष्ट्रों का, उस पर वर्ल्ड बैंक ही काम करता है। तो ये सब आपको मेंशन करना है। लास्ट में आपका क्वेश्चन है शॉर्ट नोट से ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स से मेरे हिसाब से आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ब्रिक्स बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। और अभी रिसेंटली भी इसमें जो है वो कुछ कंट्रीज इंक्लूड हुई हैं, तो वो भी आपको लिखना है, आपको भूलना नहीं है। अब ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो हैं वो भी ब्रिक्स का हिस्सा हैं, ठीक है। तो वो आपको मेंशन करना है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मैंने आपको बताया कि जब पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में कल्चर का, टेक्नोलॉजी का, विचारों का, आपका गुड्स का, सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है। एक देश का सामान यहाँ पर इजीली मिल रहा है, हमारा सामान वहाँ पर इजीली मिल रहा है। जो भी आदान प्रदान हो रहा है उससे पूरा समाज जो है वो एक छोटा सा गाँव बन गया है। उसी कंसेप्ट को बोलते हैं ग्लोबल विलेज। और लास्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। क्या होता है जैव विविधता? पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। सिंपली हम समझे तो इसमें सभी तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, ऑर्गेनिज्म सब एक साथ रहते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आज के समय में सबसे बड़ा चिंता का विषय ग्लोबल वार्मिंग ही है। जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई हैं, ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। तो इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस थे, आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। तो मेरे हिसाब से आप ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि वहीं से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और साथ में आप UN और टेररिज्म को करना, क्योंकि जो WTO है वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको UN और ग्लोबलाइजेशन और टेररिज्म पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी। पूरा अगर एक्सप्लेनेशन के साथ, मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि ग्लोबलाइजेशन का पूरा आंसर आपको लिख के दिखाऊं कि किस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपकी कोई हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।